वेलकम फ्रेंड्स, खालसा एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपको करवा रहा था 12th क्लास का इकोनॉमिक्स की रिवीजन। तो लास्ट वीडियो में हमने की थी नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट की रिवीजन। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और साथ में ही जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं की, लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था नेशनल इनकम का चैप्टर, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम की डेफिनेशन हमने रिवाइज की थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको आज की वीडियो का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें आपकी मोटिवेशन के लिए। बेवजह ना दिल को बारी रखिए, बेवजह ना दिल को बारी रखिए, जिंदगी जंग है जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिएंगे इसकी फिक्र मत करो, आज कैसे जिए इसकी शुमारी रखिए, आज कैसे जिए इसकी शुमारी। तो आइए गाइस इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम क्या होती है। तो आइए क्विकली उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होती है, हमने इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया था। नेशनल इनकम के 4 कीवर्ड्स हमने निकाले थे। सबसे पहले क्या है, सम टोटल। सम टोटल किसका, फैक्टर इनकम का। किसने जो फैक्टर इनकम अर्न की, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कब की, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये डेफिनेशन को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। जो स्टूडेंट ने मेरी ये लास्ट वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, सबसे पहले वो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बिकॉज स्टूडेंट्स अगर आपने नेशनल इनकम का चैप्टर अच्छी तरह से समझना है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस में से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मेरे साथ रिकॉल कीजिए, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मीन्स टोटल में एग्रीगेट किसका, फैक्टर इनकम कौन सी होती है, फैक्टर इनकम होती है रेंट, इंटरेस्ट, और क्या होता है प्रॉफिट, और सैलरी और वेज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई, अर्नड बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब ये सारी इनकम जो ये नॉर्मल रेजिडेंट है वो एक साल में जो जितनी इनकम अर्न करते हैं उसका टोटल क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। और साथ में हमने फैक्टर इनकम को स्टडी किया था। फैक्टर इनकम की डेफिनेशन क्या थी, मेरे साथ रिकॉल कीजिए कि जो पेमेंट्स की जाती है, पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द यूज ऑफ फैक्टर सर्विसेज इज नोन एज फैक्टर इनकम। उसके साथ में हमने स्टडी किया था नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, द पर्सन वो स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर, 1 year or more and his economic interest lies in that country is known as normal resident of a country। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, हम आज एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। गाइस मैंने जैसे आपको बताया एग्ज़ाम में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें हमें टर्म्स गिवन होंगी कि रेंट रिसीव हुआ है, वेज पे की है, तो ऐसे तो हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इनकम कौन सी है और नेशनल इनकम कौन सी है। स्टूडेंट को मोस्टली इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि
नेशनल इनकम में क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम में क्या आएगा। तो आइए आज हम इस 2 पॉइंट्स को ही स्टडी करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और नेशनल इनकम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम से। तो आइए देखते हैं अभी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। इसका शॉर्ट नेम बताऊं तो ये है हमारी GDP एट MP। फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, GDP एट MP ही हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मीन्स मार्केट वैल्यू, मेरे साथ आप कीवर्ड्स ही उठाइए। मार्केट वैल्यू किसकी, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर in the domestic territory of a company। टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी, ये है हमारी GDP और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन समझते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है, हमारी मार्केट वैल्यू होती है सेल प्राइस। गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, कॉमोडिटीज प्रोड्यूस हुई हैं, जहाँ पर सेल नहीं लई, ये नहीं बोल रहे कि सेल कितनी हुई है, ये बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस कितनी हुई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में प्रोड्यूस हुई हैं, उसकी सबकी मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम और GDP एट MP। अभी जो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स जैसे जो हमारा इंडिया है, तो बात करें इंडिया के अंदर इस ये जो बाउंड्री है जिसे डोमेस्टिक टेरिटरी, इस इंडिया का जो मैप देखते हैं, जो सारा एरिया है, ये है हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंडिया के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। सर क्या इंडिया सिर्फ यही है, इसके बाहर इंडिया का कोई हिस्सा नहीं है? जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडिया की अपनी एम्बेसीज है। जैसे हमें मालूम है डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी इंडिया की अपनी एम्बेसीज होती है। जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है वो क्या कर रही है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर भेज रही है, उनका ध्यान रख रही है, जैसे न्यूज़ में आ रहा है। वैसे तो नहीं रख रही, पता ही है हमें। तो जिस देश में भी हमारे देश की एम्बेसी है, चाहे वो यूक्रेन में है, रशिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, कहीं भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी इंडिया की अपनी एम्बेसी है, वो एम्बेसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स वो एम्बेसी भी इंडिया ही है, उसको भी इंडिया ही मानेंगे। ठीक है जी। सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ इंडिया यही है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इंडिया ही आता है? नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया का अपना ज्योग्राफिकल एरिया तो आता है, प्लस डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पर भी इंडिया की एम्बेसी होगी वो एम्बेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकली और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी देखते हैं सर, डोमेस्टिक इनकम तो हमें पता चल गई। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है कि इंडिया के अंदर ही, इंडिया के बीच में ही जितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो उसकी जो सेल प्राइस है, उस सब के टोटल को हम बोलते हैं GDP एट MP और डोमेस्टिक इनकम। तो अभी नेशनल इनकम क्या होती है? इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बस यही है नेशनल इनकम। क्या? डोमेस्टिक इनकम। बस ये जो गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर प्रोड्यूस हुई है विद इन इंडिया, वो उस प्लस उसमें क्या ऐड कर दें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हमें आउट ऑफ द इंडिया
नेट फैक्टर इनकम आ रही है, हमें फैक्टर इनकम आ रही है, मीन्स कैनेडा ये इंडियन है, इसको आउट ऑफ द वर्ड से कहीं से रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वेज आ रही है, ये सब क्या क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मीन्स अभी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही, बट वो सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया रेंडर की जा रही हैं और वहाँ से हमें इनकम आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे कई डॉक्टर किसी और कंट्री में जाकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, और उनको वहाँ से सैलरी मिल रही है। सैलरी क्या है, फैक्टर इनकम। तो जो सैलरी अभी वो इंडिया में रहकर नहीं कमा रहे, अभी एक डॉक्टर है वो इंडिया में ही सर्विस दे रहा है, वो इंडिया में ही अपना हॉस्पिटल चला रहा है, वो इंडिया में ही किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो वो अपनी सर्विस कहाँ पर रेंडर कर रहा है, वो रेंडर कर रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तो वो कहाँ पर आएगा, डोमेस्टिक इनकम में। पर अगर वही डॉक्टर वो सर्विस आउट ऑफ इंडिया रेंडर करे तो उसे वहाँ से जब इनकम होगी तो वो क्या कहलाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो बेसिकली यही डिफरेंस है डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम का, कि डोमेस्टिक में हम सिर्फ विद इन इंडिया की टेरिटरी में कमाएगी पैसे को ही लेते हैं, जो इनकम होती है, जो हमारा सेल प्राइस होता है उसको ही लेते हैं। बट नेशनल इनकम में क्या होता है, डोमेस्टिक के साथ आउट ऑफ द वर्ल्ड जितनी हमें फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है उसको भी ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, नेशनल इनकम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए जो हमने अभी स्टडी किया है डिफरेंस, उसको विद 3 एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन एम्प्लॉय फ्रॉम जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। समझते हैं, क्या एक इंडियन पर्सन है, वो काम कर रहा है कहाँ पर, जापानीज एम्बेसी, मतलब जापान की एम्बेसी में। वो एम्बेसी कहाँ पर है, वो इंडिया के अंदर है। मींस इंडिया के अंदर जापान की एक एम्बेसी है, जैसे हमारी एम्बेसी दूसरे देशों में है, उनकी भी एम्बेसी हमारे देश में बनती है। तो हमारे देश का एक पर्सन, वो जो इंडियन है, वो क्या कर रहा है, जापानीज एम्बेसी में जॉब कर रहा है। तो गाइज मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही समझाया है कि जो एम्बेसी होती है वो भी देश का ही पार्ट होती है। जैसे इंडिया की एम्बेसी आउट ऑफ इंडिया कहीं सिचुएटेड है, तो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो इसी तरह अगर किसी और कंट्री की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है, तो वो एम्बेसी का एरिया भी उसी देश का पार्ट बनेगा। मीन्स जहाँ पर इंडिया में जापानीज एम्बेसी सिचुएटेड है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जापानीज टेरिटरी। एक इंडियन है, वो काम कर रहा है, ठीक है जी। पर्सन सबसे पहले हमने क्या लेना था, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अभी वो पर्सन ही इंडियन है, मीन्स ही इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अभी उसको इनकम मिल रही है जापानीज एम्बेसी से। जापानीज एम्बेसी इज द नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है, सर्विसेज और गुड्स, उनकी मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस हुई है कहाँ पर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब जापानीज एम्बेसी ही डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो ये डोमेस्टिक इनकम होगी, नो, इट इज अ नेशनल इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। Because Japanese embassy is not domestic territory, not domestic territory of India। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा कि वो पर्सन जिस जगह पर काम कर रहे हैं वो इंडिया का हिस्सा ही नहीं है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कैसे उसकी इनकम आ जाएगी, उसकी इनकम आएगी नेशनल में। अगली एग्जांपल पढ़ते हैं, सैलरी रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इन कनाडा। अभी कनाडा में हमारी इंडियन की एक एम्बेसी सिचुएटेड है, इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है। तो वो जो कनाडा में एम्बेसी सिचुएटेड है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स वो भी इंडिया ही है, डोमेस्टिक जो एम्बेसी का एरिया, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी जब पर्सन वहाँ पर का इनकम कमा रहा है, कोई भी हो सकता है, चाहे इंडियन हो चाहे कोई कैनेडियन हो, वो वहाँ पर जॉब कर रहा है इंडियन एम्बेसी में, तो मानेंगे वो इंडिया में ही जॉब कर रहा है। तो ये कौन सी इनकम होगी, डोमेस्टिक इनकम, ये नेशनल इनकम नहीं होगी। बिकॉज एम्बेसी इज ऑल्सो द
पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। जिस देश की एम्बेसी होगी वो जगह उसी देश की ही मानी जाएगी। तो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे एनआरआई हो, बट वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो यही मानेगी कि वो पर्सन इंडिया में ही काम कर रहा है, बिकॉज एम्बेसी भी इंडिया का ही हिस्सा मानी जाती है, इसलिए ये बन जाती है डोमेस्टिक इनकम। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑफ एसबीआई इन इंग्लैंड। अभी एसबीआई बैंक है, इसकी ब्रांचेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इसने अपनी ब्रांचेस ओपन कर ली है। तो अभी इसकी ब्रांच एक इंग्लैंड में सिचुएटेड है, वो ब्रांच कहाँ पर है, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर उससे प्रॉफिट हुआ है, कमाई हुई है। क्या ये नेशनल इनकम है, जहाँ ये डोमेस्टिक इनकम है? देखिए, पहले देखना है जगह जहाँ से पैसा आ रहा है वो कहाँ पर है, वो इंडिया के अंदर है कि आउट ऑफ का इंडिया है, इंडिया के बीच में है कि इंडिया से बाहर है। अभी ब्रांच कहाँ पर सिचुएटेड है, इंग्लैंड में, इट इज़ आउटसाइड द इंडिया। सो डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में तो पैसा आया नहीं, तो ये क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। सो आई होप गाइस आपको हमारा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज मैं आपको करवा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की रिवीजन। मैं नेशनल इनकम का चैप्टर आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, साथ में ही एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रिवाइज कराऊंगा गाइस। सो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और आपको वीडियो पसंद आई है लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।